गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मेरा नाम है मानवी विक्रम सिंह एंड आज हम 1 मई 2020 न्यूज़ एनालिसिस डिस्कस करेंगे। डिस्कशन करने से पहले एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे पता है आपके माइंड में कन्फ्यूज़न चल रहा है कि वेदर देर विल बी द एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी और नॉट। एंड हमारे कुछ फ्रेंड्स कुछ ज़्यादा दिमाग लगा करके इधर उधर एडवाइस देना भी स्टार्ट कर दिए हैं कि यूपीएससी एग्जामिनेशन इज़ गोइंग टू बी डिलेड एंड लेट्स नॉट स्टडी एंड टेक रेस्ट फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। देखिए, एग्जामिनेशन डिले हो या ना डिले हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। इम्पॉर्टेंट बात क्या है? इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप एक स्टूडेंट हैं। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है तब तक आपका डे टू डे जो शेड्यूल है वो वैसा का वैसा ही रहना चाहिए। कुछ लोग मेंटली डिप्रेस्ड हो रहे हैं, पता नहीं किस बात को लेकर के, आई डोंट अंडरस्टैंड। जो लोग यहाँ पे अकेले रह गए हैं वो ये सोच रहे हैं कि मैं घर नहीं जा पाया या घर नहीं जा पाई, शायद मेरी पढ़ाई ना हो पाए। वैसे भी आप अकेले ही हैं। सो डोंट क्रिएट अननेसेसरी डिस्टर्बेंस इन योर माइंड। कुछ लोग सोच रहे हैं कुछ और काम कर लेते हैं, अभी तो एग्ज़ामिनेशन दूर है, समय है। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि एग्ज़ामिनेशन कैंसिल हो जाएगा और दोनों एग्ज़ामिनेशन साथ में होंगे। भैया, क्या ज़रूरत है इतना दिमाग लगाने की? आप चुपचाप अपनी पढ़ाई करिए। आप ये कंसंट्रेट करिए कि आप डे बाय डे कुछ ना कुछ लर्न कर रहे हैं। अल्टीमेटली टाइम की वैल्यू तो होती है ना। रिसेंटली इरफान खान डाइड। एवरीबडी लव इरफान खान। वाई एवरीबडी लव ऋषि कपूर? रीज़न क्या है? रीज़न ये है उन्होंने टाइम की वैल्यू करी। वो एक नॉर्मल इंसान से इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी बने बिकॉज ऑफ देयर हार्ड वर्क। वट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू स्टडी वेल। हर दिन आपकी लाइफ का जो शेड्यूल होना चाहिए वो छुट्टी पे या एग्जामिनेशन के शेड्यूल के शिफ्ट होने पे नहीं होना चाहिए। आपको इसको एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखना चाहिए और उसी तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए। सो दिस इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द पीपल हु आर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टू ऑल माई स्टूडेंट्स। उनसे रिक्वेस्ट नहीं है, उनके लिए तो डायरेक्शन है कि आपका डे टू डे शेड्यूल शिफ्ट नहीं होना चाहिए। मुझे पता है आपने यहाँ तक आने के लिए बहुत मेहनत करी है, आपको इसी मेहनत को आगे रखना है। यू आर गेटिंग क्वालिटी ऑफ टाइम। So start thinking something good about the society, what you can do. Learn something not because it is of the UPSC syllabus, rather learn something because you should learn something. Let's start the news. The most important news for the today is recently the US Commission of International Religious Freedom की एक रिपोर्ट आई है जिसने इंडिया को पर्टिकुलर कंसर्न कंट्री का स्टेटस दिया है। एक क्वेश्चन तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट लेकर कौन आता है? ये यूएस की पर्सनल रिपोर्ट है। नाउ द पॉइंट इज, हम इसको डिस्कस क्यों करने जा रहे हैं? एडिटोरियल में भी इसको डिस्कस किया गया है। रीजन इज, सी इंडियन गवर्नमेंट रिप्यूडिएटेड द रिपोर्ट। दैट मीन्स हमने इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया है एंड ऑल्सो रिडिक्यूल्ड दिस रिपोर्ट ऑफ यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। हमने बोला है कि ये जो रिपोर्ट है वो एक मिसलीडिंग रिपोर्ट है। The point to be noted from this editorial is, recently हमने वर्ल्ड बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रैंकिंग है उसके बेसिस पे हमारा जो इम्प्रूवमेंट हुआ था उसकी काफ़ी तारीफ करी थी। वी रीच टू द रैंक ऑफ 63 और 64। तो अगर हम किसी न किसी रिपोर्ट की इम्पोर्टेंस अपनी पब्लिक को बताते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक सर्वे ने आपने मेंशन किया था कि इंडिया हैज़ परफॉर्म्ड ड्रास्टिकली वेल इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अगर आप वहाँ पे ये बात करते हैं तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप वर्ल्ड की सारी रिपोर्ट्स को इंपॉर्टेंटली देखें। रिसेंटली आपने नीति आयोग को इंस्ट्रक्ट भी किया था दैट 32 ग्लोबल इंडेक्सेस को हमें ट्रैक करना है और हमारे जो इकोनॉमिक और सोशल इंडिकेटर्स हैं उसके बेसिस पे उनको हमें लिंक भी करना है, सो दैट वी कैन एडवांस एंड रिफॉर्म द ग्रोथ इन आवर कंट्री। So when you're tracking some reports internationally, do not ridicule the report. You should try to work very hard. And the point is, when I talk about religious freedom, कहीं ना कहीं religious freedom कुछ years में affect तो हुई है, ऐसा editorial का कहना है। And that is why you should work more about the religious freedom, because India अपने आप को बोलता है कि हम एक मल्टी रिलीजियस डेमोक्रेसी हैं एंड इस मल्टी रिलीजियस डेमोक्रेसी में माइनॉरिटीज़ के राइट कहीं ना कहीं अफेक्टेड होते हैं। There are various opinions. I don't want to delve in those opinions, but certainly
the religious democracy of a country which is multi-religious democracy is under threat, and that has been forecasted by the US Commission of International Religious Freedom report. अब इस एडिटोरियल में एक पॉइंट और लिखा है जिस पर यूपीएससी का क्वेश्चन भी आ सकता है. रिप्यूडिएशन रेपुटेशन इज अ इम्पॉर्टेंट फॉर इंडियाज economic development and global standing, but beyond that, it is instrumental that rule of law and communal harmony are essential for the functioning democracy. मतलब यहाँ पे ये है कि हम अभी तक इंटरनेशनल रेपुटेशन पे सिर्फ अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करते हैं, पर अगर हम ध्यान से देखें तो इन सारी रिपोर्ट्स जो हैं जो इंडिया के एनालिसिस करके वर्ल्ड ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे लेकर आती हैं वो हमारी कंट्री में रूल ऑफ लॉ और कम्युनल हार्मनी को भी बताती हैं. हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से थोड़ा बड़ा होना चाहिए. हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शनिंग डेमोक्रेसी के बारे में भी डिस्कस करना होना चाहिए, एंड फंक्शनिंग डेमोक्रेसी के लिए रूल ऑफ लॉ एंड कम्युनल हार्मनी बहुत ज़रूरी है. तो इस एडिटोरियल के बेसिस पे एक यूपीएससी का क्वेश्चन बन सकता है दैट रेपुटेशन इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड ग्लोबल स्टैंडिंग, बट बियॉन्ड दैट इंस्ट्रूमेंटल पर्सपेक्टिव, रूल ऑफ लॉ एंड communal harmony are essential for any functioning democracy critically analyzed. तो आपको इसमें लिखना है वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बैकग्राउंड में आपको दिखाना है कि किस तरीके से इंडिया ने 140 से 63 तक इम्प्रूवमेंट किया है. उसके बाद कहीं ना कहीं हम ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वेरियस जो इकोनॉमिक रिपोर्ट्स आती हैं उनको बहुत ही ध्यान से देखते हैं. सर्टेनली इकोनॉमिक क्राइटेरिया इज इम्पॉर्टेंट टू improve the economic parameters and also to bring for FDI, but certainly communal harmony is an important thing because unless the society is in order, जब तक society order में नहीं है, यहाँ पे stability नहीं है, communal disharmony है, तब तक stable investment हमारी country में नहीं आ सकता है. तो इस background में आपको इस question का answer करना है. Let's move to the next news. The making of modern public intellectual. I hope ये आप सभी ने रीड नहीं किया होगा, बिकॉज मेरा यह मानना है कि इस एडिटोरियल में इन्होंने बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड्स का यूज़ किया है जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को लगा होगा कि एक इंटेलेक्चुअल डिबेट है, इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है. बट मेरे हिसाब से शायद आपको पता होगा कि पेपर 4 भी होता है विच टॉक्स अबाउट एथिक्स. एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जो इंटेलेक्चुअल डिबेट्स हुए हैं, जो इसके राइटर हैं नीरा चंदोकेश इज़ एन इम्पॉर्टेंट पर्सन बिकॉज शी हैड बीन द फॉर्मर स्कॉलर इन द दिल्ली यूनिवर्सिटी और इनकी काफ़ी सारी बुक्स भी आ चुकी है. तो इनका जो ओपिनियन है वो हम एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से यूटिलाइज कर सकते हैं. इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस एडिटोरियल इज M.K. Gandhi reiterated that a law is binding only if satisfies the unwritten codes of public ethics. यहाँ से स्टार्ट किया है इस एडिटोरियल को और इसमें बोला है कि महात्मा गांधी के हिसाब से लॉ तभी बाइंडिंग होना चाहिए जब वो पब्लिक एथिक्स को फॉलो करता है. जैसे कि हम देख सकते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में या फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में किस तरीके से महात्मा गांधी ने लॉज को नहीं माना था, बिकॉज दोज लॉज लाइक फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट लॉ. तो सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बिकॉज सॉल्ट इज द बेसिक नेसेसिटी, और अगर आप उस पर टैक्स लगाएंगे तो कहीं ना कहीं पब्लिक की जो मोरालिटी है वो उससे अफेक्ट होती है. तो हम लॉ को नहीं मान सकते, ऐसे किसी भी लॉ को हम नहीं मान सकते जो पब्लिक मोरालिटी और एथिक्स के अगेंस्ट जाती है. इन द सेम मैनर, लाइक फॉर एग्जाम्पल इन टूडेज इंडिया, हाउएवर द होल्डर्स ऑफ द स्टेट पावर रिफ्यूज टू टॉलरेट द आइडियाज, रिफ्लेक्शन, डिबेट एंड डिस्कशन. ये इस बैकग्राउंड में है कि रिसेंटली क्या हुआ है, कुछ academicians as well as few editorial analysts have been arrested by the government. क्यों? Because उनके जो आइडियाज़ हैं उनको स्टेट टॉलरेट नहीं कर पाता है. कहीं ना कहीं अगर हम एथिक्स की बात करें, ये जो एडिटोरियल है ये एथिक्स के ह्यूमन वैल्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज ह्यूमन वैल्यूज़ में एक वैल्यू होती है टॉलरेंस, दूसरी वैल्यू होती है इंटेलेक्चुअल क्यूरोसिटी, थर्ड वैल्यू होती है इंक्लूसिवनेस, फोर्थ वैल्यू होती है इम्पैथी, फिफ्थ वैल्यू होती है कंपैशन. ये सारी ही वैल्यूज़ जो है हमें इस एडिटोरियल से कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती है. व्हेन आई टॉक अबाउट द गवर्नमेंट का काम है पॉलिसीज बनाना, और प्रोबिटी इन गवर्नेंस का मतलब है हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ गवर्नेंस. एंड व्हाट इज हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ गवर्नेंस? अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें इस एडिटोरियल को, तो कहीं ना कहीं हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ गवर्नेंस का मतलब होता है कि आप टॉलरेंट होने चाहिए. अगर कोई आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर रहा है तो आपको इस क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लेना चाहिए.
यस, सो इस बैकग्राउंड में हम इस एडिटोरियल को डिस्कस कर रहे हैं। सो मैंने जैसा कि मैंने बोला कि महात्मा गांधी के स्टेटमेंट के हिसाब से लॉ वही बाइंडिंग होना चाहिए जो हमारी पब्लिक एथिक्स को फॉलो करता है। व्हेन आई टॉक अबाउट एथिक्स, एथिक्स का मतलब है हमारा वे ऑफ लाइफ। जी, व्हाट इज वे ऑफ लाइफ? द स्टैंडर्ड वे ऑफ लाइफ जिसको हम फॉलो करना चाहते हैं। सो आज की सोसाइटी में अगर होल्डर्स ऑफ स्टेट पावर, दैट मीन्स द गवर्नमेंट की हम बात करें, अगर वो टॉलरेट नहीं है, अगर दे आर टॉलरेंट नहीं है टुवर्ड्स द आइडियाज, रिफ्लेक्शन, डिबेट्स एंड डिस्कशन, देन सर्टेनली द प्रोबिटी इन गवर्नेंस इज नॉट अप टू द स्टैंडर्ड। रिसेंटली क्या हुआ है, अप्रैल में FIR वॉज फाइल्ड अगेंस्ट उत्तर प्रदेश बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अगेंस्ट द एडिटर ऑफ न्यूज वेबसाइट द वायर। ये एक न्यूज वेबसाइट है, इसके जो एडिटर इन चीफ हैं उनके अगेंस्ट एक केस फाइल किया गया था because of his opinion. Yes, so when I talk about the editorials, they are just an opinion. अगर आपको वो ओपिनियन लेना है तो लीजिए, बिकॉज अगर वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो वो अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं, आप उसको कल्टे नहीं कर सकते हैं। सो इसी बैकग्राउंड में जो अरेस्ट हुई है, दैट इज डिप्रेसिंग commentary on the nature of the present government. That means the present government is not tolerant towards the freedom of speech and expression. Now, the sophisticated societies respect intellectual. What is sophisticated societies? The modern societies. तो modern societies क्या होती है? ये intellectuals को respect करती है, because कहीं ना कहीं intellectuals के through investigation, interpretation, critique and prescription मिलता है। Investigation मतलब होता है किसी भी प्रॉब्लम का फैक्ट्स फाइंड आउट करना, और उस फैक्ट को फाइंड आउट करने के बाद इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है उसकी टोटलिटी ऑफ सिचुएशन समझना। और जब हम टोटलिटी ऑफ सिचुएशन समझ पाते हैं उस प्रॉब्लम की, तब हम क्रिटिक करते हैं। दैट मीन्स वी क्रिटिसाइज और वी ब्रिंग अ रियल पिक्चर ऑफ द इंटरवेंशन दैट हैज बीन मेड बाय द गवर्नमेंट, और क्रिटिसिज्म के बाद एक हम फ्रूटफुल सजेशन देते हैं। तो कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल्स जो होते हैं वो इस स्टैंडर्ड्स में सोसाइटी में अपने ओपिनियंस डालते हैं। पहले वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसके बाद वो इंटरप्रेट करते हैं, आफ्टर दैट दे क्रिटिसाइज एंड फाइनली दे गिव द सजेशन। सो इट्स अ होलिस्टिक प्रोसेस विच कैन ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ नॉलेज। बट कहीं ना कहीं जो मेंटालिटी है गवर्नमेंट की, वो इस इंटेलेक्चुअल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को एज अ थ्रेट टू द सोसाइटी ले लेती है। दे आर नॉट टॉलरेंट टुवर्ड्स देयर व्यूज, जिसकी वजह से काफी सारी प्रॉब्लम्स होती है। दिस इज एन इंटीग्रल आइडिया दैट डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एज अ सेल्फ क्रिटिक। डेमोक्रेटिक जो पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिक्स मीन्स व्हाट? डाइवर्सिटी। इंडिया ने फ्रीडम के बाद मल्टी पार्टी सिस्टम रखा। मल्टी पार्टी सिस्टम के बाद हमने राइट टू वोट एंड राइट टू कंटेस्ट भी बहुत डेमोक्रेटिक कर रखा, कोई भी लड़ सकता है। रिलीजन, कास्ट से हम ऊपर उठ चुके हैं। डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करना मतलब होता है डाइवर्सिटी में ओपिनियन की भी डाइवर्सिटी हो सकती है, और ओपिनियन की जो डाइवर्सिटी होती है वो इंटरनल चेंज लेके आती है। ये जो एडिटोरियल्स के ओपिनियन है या फिर जो न्यूज़पेपर की एनालिसिस है, ये इंडिया के अंदर के क्रिटिसिज्म है, ये बाहर से क्रिटिसिज्म नहीं आ रहा है। तो हमें इस क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लेना चाहिए, बिकॉज चेंज शुड ऑलवेज कम फ्रॉम इनसाइड एंड चेंज रिक्वायर्स क्रिटिसिज्म। अनलेस आई क्रिटिसाइज समथिंग, आई कैन नॉट ब्रिंग द चेंज। यस, लाइक फॉर एग्जाम्पल द पॉलिटिक्स एस्टैब्लिशेस द रूल। ये पॉलिटिक्स का काम है, रूल्स बनाना, लॉज बनाना, रेगुलेशंस बनाना, एंड द गवर्नमेंट मल्टीपल ट्रांजैक्शंस ऑफ सोसाइटी। इट कैन नॉट बी डिफेंडेंट, जज और ज्यूरी। गवर्नमेंट का काम है रूल्स रेगुलेशन बनाना। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बोलती है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस बनाना, बट एक जज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक डिफेंडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर एक ज्यूरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस को सोसाइटी के मोरालिटी के पैरामीटर्स से चेक करे, सही है या गलत है, इसका लीगल बेसिस फाइंड आउट कर सके। बट कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट खुद ही जज बन जाती है, वो लोगों को अरेस्ट करना स्टार्ट कर देती है whenever it finds that the opinion is going against the policies of the government. This is wrong. In politics, according to Aristotle, it is a master science. Yes, science for Greeks is knowledge. That means politics is all about knowledge. It has to accept the reflective and critical activity. देखिए, ये अरिस्टोटल का व्यू पॉइंट भी है, और कहीं ना कहीं एथिक्स का जो पेपर है उसमें फिलोसोफर का व्यू पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। कई बार फिलोसोफर की लाइन दे दी जाती है और उसको एथिकली इवेलुएट करने के लिए बोला जाता है। सो कहीं ना कहीं अगर अरिस्टोटल के बारे में हमें कुछ लिखना है यूपीएससी में, तो कहीं ना कहीं हम रिफ्लेक्टिव एंड क्रिटिकल एक्टिविटी को जो उसने सपोर्ट किया है उसकी हम बात कर सकते हैं। यस, पॉलिटिक्स इज टू इंपॉर्टेंट टू बी लेफ्ट टू पॉलिटिशियंस अलोन। पॉलिटिक्स जो है वो पॉलिटिशियंस करते हैं, बट जो पॉलिटिशियंस काम नहीं करते हैं जज का, वो उन्हें काम नहीं करना चाहिए। विदाउट द पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स डेमोक्रेसी स्लाइड्स टू अथॉरिटेरियनिज्म। देखिए कितना अच्छा कोट है, ये आप नोट कर सकते हैं। विदाउट द पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स डेमोक्रेसी स्लाइड्स टू अथॉरिटेरियनिज्म।
अगर डेमोक्रेसी में इंटेलेक्चुअल क्यूरोसिटी नहीं है, इंटेलेक्चुअल डिबेट्स नहीं है, क्रिटिसिज्म नहीं है, यस, इन्वेस्टिगेशन नहीं है, इंटरप्रिटेशन नहीं है, तो कहीं ना कहीं देयर इज नो वॉइस अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, विच इज again the principles of against the principles of democracy. Now the first intellectual was Socrates. He supported the intellectual curiosity. Socrates, the duty of intellectual is to defend the universal values over and above politics of the moment. जैसा कि हम बात करते हैं कि करंटली व्हाट इज हैपनिंग, हमारी कंट्री में प्रोफेसर्स हैं, राइटर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, बट काफी सारे लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलने से डरते हैं. नाउ इंटेलेक्चुअल्स वो नहीं हैं जो वो काम करते हैं. देखिए, please understand this point. Intellectuals are not defined what they are. Intellectuals are defined by what they do. That means आप कर क्या रहे हैं. अगर आप प्रोफेशन से कोई टीचर नहीं है बट फिर भी आप टीचिंग्स लोगों को दे रहे हैं, यू आर गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू गिव नॉलेज टू द सोसाइटी, यू आर अ टीचर. सो दैट इज वाई आप वो नहीं हैं जो आपका प्रोफेशन है, आप वो हैं जो आप करते हैं. So this is talking about a very important line here. Public intellectuals are the moral conscience of the society simply because they think. They are the thinking entity. They question, they call for freedom and invoke for right to disobey, like we have taken the teachings from the life of Sardar Vallabhbhai Patel, or we have taken teachings from the life of Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, how they disobeyed the laws whenever they found out that the laws is against the principles of natural justice. Yes. Now Mr. Varadarajan, he is the same editor of this newspaper, which has the reason for him has been arrested was that he has exposed the horrific crimes committed by the merchants or the hate. That means इन्होंने एक आवाज उठाई थी hate crime के against. Now hate crime is again important from UPSC ethics point of view. Whenever you start judging the people by their caste and you try to sideline them, you try to persecute them, that can be the reasons of hate crime. You take the law in your hands, like for example mob lynching. So whenever the horrific crimes are there in a democracy, there is a need of intellectual voice against that thing, and the editor of the Wire newspaper did the same thing. None of them had advocated violence. You are telling your opinion, what is right and what is wrong. I am not instigating something for the violence. Now इस चीज को लोग बहुत गलत तरीके से ले लेते हैं. मेरा ओपिनियन न्यूज़पेपर में मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पार्ट है. मैंने अपने ओपिनियन में कहीं पे भी ये नहीं बोला है कि लोग मेरे ओपिनियन को फॉलो करके वायलेंट हो जाएं. अनलेस इफ आई एम डूइंग दिस थिंग, सर्टेनली आई एम ओवरस्टेपिंग ओवर माय राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. बट इफ आई एम नॉट डूइंग, हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए कि वो सिर्फ एक ओपिनियन है, और ओपिनियन हम ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, बट सुनना हमारा काम है, बिकॉज टॉलरेंस इज एन इंपॉर्टेंट वैल्यू इन एथिक्स. यस, सो पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स आर ऑफ वैल्यू बिकॉज दे ब्रिंग सेन, कूल वॉइस of reasoned reflection to bear on contentious and stormy public issue. That means what? ये एक sane voice लेकर आते हैं, एक logical voice लेकर आते हैं. वो voice जो है वो violence के लिए instigate नहीं करती है. वो एक newspaper में या फिर एक editorial में या फिर जो भी मेरे पास तरीका है अपने opinion को बताने का, उस तरीके में मैं कहीं ना कहीं अपने views को express कर रहा हूँ. It's a reflection towards the policies on the public issues. So कहीं ना कहीं उसे हमें positively लेना चाहिए. So as I said that this is very important editorial for the paper for ethics point of view. Yes. So a question which can be framed on the basis of the discussion is intellectual freedom is not the wholesome respect for investigation, interpretation, critique and prescription. Ethically evaluate the need of tolerance in the governance. The point is, इसमें बात कर रहे हैं, इसमें not मैंने गलत यूज कर दिया है, आप इसको हटा दीजिएगा. Intellectual freedom is the wholesome respect for investigation, interpretation, critique and prescription. That means what? Intellectual freedom जो है उसमें ये सारे ही पॉइंट्स होने चाहिए. Investigation, interpretation, critique and prescription. इसको आप दोनों व्यू पॉइंट से लिख सकते हैं. कई बार क्या होता है,
इंटेलेक्चुअल फ्रीडम के नाम पे लोग गलत ओपिनियन देते हैं. इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है, उसके बाद इंटरप्रिटेशन, आफ्टर दैट क्रिटिक, एंड ऑल्सो यू शुड गिव द सोल्यूशन. ओनली क्रिटिसाइजिंग द पॉलिसीज इज ऑल्सो नॉट गुड. So, in the current background of this editorial that we have discussed, you can write down the answers. Now, ethically evaluate the need of tolerance. ये है गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो इंटेलेक्चुअल फ्रीडम है उसको उसके प्रति हमें टॉलरेंट होना चाहिए. दैट मीन्स वी शुड रिस्पेक्ट दोज ओपिनियंस. इट डिपेंड्स ऑन us whether to accept that opinion or not, but at least you should respect the opinion. Don't charge them as seditious, which has been done by the government, not only by the present government but also by the last government. Now the next question can be, law is binding only if it satisfies the unwritten codes of public ethics. Unless a law is according to the societal ethics, unless the law respects the morals of the society, unless the law respects the freedom of speech, expression, unless the law is tolerant towards the public criticism, I am not going to follow the laws, rules and regulation. ये आपको ethically evaluate करना है. Yes. So again, this is also a good question. These both questions can be asked from ethics point of view. इसलिए important है ये. Now the next important discussion is between Rahul Gandhi and Raghuram Rajan, who is the former RBI governor and a respected personality also. इसमें जो पॉइंट टू बी नोटेड है वो रघुराजन के हिसाब से इंडिया शुड स्पेंड अराउंड 65,000 करोड़ रुपीस in the name of vulnerable sections such as migrant workers. Now he said that our GDP is 200 lakh crores and out of it 65,000 crore is not a huge amount. Yes, and according to him, also the opinion of Amartya Sen and Abhijit Banerjee, who is again द विनर ऑफ द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, इनका भी ओपिनियन यही है कि लोगों के पास क्या होना चाहिए, लोगों के पास टेम्पररी लोगों के पास क्या होना चाहिए, लोगों के पास टेम्पररी राशन कार्ड होना चाहिए, so that they can get the, because these are the migrant workers, they may not be carrying the ration cards with them. टेम्पररी राशन कार्ड दीजिए, इनको फैसिलिटीज दीजिए. They are the most vulnerable section currently. The economist also said that India should now leverage the direct benefit transfer, because direct benefit transfer हमारी कंट्री में सक्सेसफुल रहा है. We have the bank accounts seeded with the Aadhaar, तो डुप्लीकेशन का इशू नहीं है. माइग्रेंट वर्कर्स को एटलीस्ट हम कैश ट्रांसफर्स कर सकते हैं. अमाउंट टू 65,000 करोड़ रुपीस मैक्सिमम खर्च होगा, एंड विच इज नॉट अ ह्यूज अमाउंट. यस, नाउ ही सेड एन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट network to protect the livelihoods, keep people alive and keep them from going into street protesting or going out looking for work during lockdown. These are poor, they don't have money. If you don't provide them with the opportunity, या तो वो प्रोटेस्ट करेंगे या तो वो लॉकडाउन में वर्क करने जाएंगे. इससे बेटर ये है कि अगर हम इस कोविड का जो लॉकडाउन है उसका जो ऑब्जेक्टिव है उसको अगर हम सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो हमारा इंपरेटिव ये होना चाहिए कि हम लोगों को, जो लोग अपने आप को सपोर्ट नहीं कर सकते उनको एटलीस्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मॉनेटरी सपोर्ट करें, जिसका खर्चा अराउंड 65,000 करोड़ रुपीस आएगा. नाउ राहुल गांधी आल्सो मेड एन इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज दैट द डिजीज कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बट इट हैज टू बी मैनेज्ड, बिकॉज वी नो दैट currently we don't have the vaccine for this COVID. So at least what we need to do is that we need to know how to manage this disease. कंट्रोल तो बहुत दूर की बात है, बिकॉज लॉकडाउन में हम देख रहे हैं 2000 केस हर दिन आ रहे हैं, अराउंड 2000 केसेस आर कमिंग डेली. सो certainly it is an important point here that we need to know how to manage. तो मैनेजमेंट का तरीका क्या हो सकता है? मैनेजमेंट का तरीका ये हो सकता है कि हम जितने भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक द केस ऑफ सेंटर एंड स्टेट, दे शुड वर्क टुगेदर. There is a need that everybody who is a part of the system should be an equal part. हमारी कंट्री अभी डिवाइडेड है, हमने देखा हिंदू मुस्लिम अभी भी चल रहा है हमारी कंट्री में, गरीब अमीर अभी भी चल रहा है. पीपल आर डिस्क्रिमिनेटिंग द डॉक्टर्स एंड द प्रोफेशनल्स हु आर वर्किंग फॉर containing the disease of COVID. These all are not the symptoms of a good society. Now we cannot afford a house divided, especially in this time when our challenges are so big. Now these are the statement made by Raghuram Rajan again, that the complete country will have to come together and everybody will have to feel that हम सब एक इक्वल पार्ट है सोसाइटी का, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस समय एटलीस्ट एक होकर के गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करें एंड इंश्योर करें कि जो डिविजन्स हैं एटलीस्ट खत्म तो नहीं होंगे इंडिया में. हमको पता है, हमारे माइंड में ये चीज़ें रहने वाली हैं, बट एटलीस्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड. अगर आप लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं कर सकते तो प्लीज फॉर द शॉर्ट पीरियड यू शुड अवॉइड दीज थिंग्स. नाउ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड अबाउट दिस डिबेट इज,
COVID cannot be controlled, it has to be managed. Critically analyze the statement in the background of need of convergence and inclusiveness needed to cover this pandemic. तो इसी बेसिस पे एक क्वेश्चन बन सकता है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है. Now, the next important news is GI टैग दिया गया है रिसेंटली मणिपुरी ब्लैक राइस को, जिसको बोलते हैं छग हाओ. इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा. छग हाओ इन द न्यूज रिलेटेड टू व्हाट? GI टैग. याद रखिएगा ये वाला पॉइंट. It's a scented glutinous rice which have been in cultivation. Now, ग्लूटिनस राइस का मतलब यहाँ पे ये है कि ये एक स्टिकी राइस है, बनने के बाद थोड़ा स्टिकी हो जाता है. यहाँ पे ग्लूटिन्स का मतलब नहीं है. यहाँ पे ग्लूटिन्स का मतलब होता है प्रोटीन्स, तो प्रोटीन से इसका लेन देना नहीं है. ग्लूटिनस का मतलब है यहाँ पर ये स्टिकी है. यस, विच हैव बीन इन द कल्टिवेशन मणिपुर. इट इज रिलेटेड टू मणिपुर. तो जीआई टैग किसको मिला है? मणिपुर को मिला है. यस, characterized by its special aroma. It is normally eaten during the community feast and is served as छग हाओ खीर. बनती होगी कोई खीर भाई, I don't know much about that, but still ये आपको जानना है. Yes, GI tag किसको मिला है? छग हाओ. Now, this rice takes the longest cooking time of 40 to 45 minutes due to the presence of fibrous bran layer and high crude fiber content. समय ज़्यादा लगता है इसमें. अगर आपको भूख लगी है तो बिल्कुल मत बनाएं. 40 से 45 मिनट में तो आप मर जाएंगे भूखे मारे. So don't do that thing. But still, you need to remember that Chag Hao is a scented glutinous rice, and the GI tag has been given in Manipur black rice. हर साल UPSC GI tag पे एक क्वेश्चन जरूर पूछती है. प्लस गोरखपुर टेरिकोटा वर्क को भी दिया गया है, which is again a centuries old tradition art form where the potters make various animal figures like horse, elephant, camel, goat, ox. Yes, some of the major products of the craftsmanship include elephants. These all things, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. आपको बस इतना जानना है कि गोरखपुर जो है उसको मिला है टेराकोटा के लिए, और छग हाओ दैट मीन्स मणिपुर ब्लैक राइस. यस, राइस, ग्लूटिनस राइस. जीआई टैग के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ आपको नोट करने हैं. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अ जीआई टैग इज यूज ऑन द प्रोडक्ट्स स्पेशल जोग्राफिकल ओरिजिन से लेन देना है इसका. इट इज एन एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी एंड डिस्टिंग्विशनेस. 10 ईयर्स का जीआई टैग में दिया जाता है. मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स देती है, ये चीज़ आपको याद रखनी है. मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जीआई टैग देती है. द फर्स्ट जीआई टैग किसको दिया था? 2004 में दार्जिलिंग टी को दिया गया था. इंडिया में जो एक्ट है वो 1990 जीआई एक्ट बोला जाता है. इट्स अ स्यू जनरिस मीन्स होता है इट्स ऑफ इट्स ओन काइंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ जीआई इन इंडिया. इंडिया एज अ मेंबर ऑफ WTO, और ये ट्रिप्स के अंदर आता है. जीआई टैग जो है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर आता है. दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. नाउ the last news of the day is the March core sector output slumped 6.5%. Core sector is a part of Index of Industrial Production IIP. Now you see the performance, how the performance have been moving. It has gone to negative. It is around minus 6.5. होना ही था, कोविड चल रहा है तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन तो अफेक्ट होगा ही. द ईयर ऑन ग्राफ ऑफ द प्रोडक्शन वॉल्यूम 8 core industries. 8 core industries are a part of IIP. Now output at India's core industry contracted by 6.5%. अगर हम IIP की बात करें तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी का ये वेटेज है. मैन्युफैक्चरिंग का 77.63 है, माइनिंग का है 14.37 और इलेक्ट्रिसिटी का है 7.99. इसमें 8 कोर इंडस्ट्रीज आती हैं. 8 कोर इंडस्ट्रीज का 40% वेटेज है IIP में. सो अगर 8 कोर इंडस्ट्रीज का जो प्रोडक्शन है -6.5% पहुंचा है तो इसका मतलब ये है कि IIP नंबर्स भी जो आएंगे वो भी नेगेटिव ही आएंगे. 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है? इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल, कोल, सीमेंट, नेचुरल गैस, फर्टिलाइजर्स. नाउ कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो 13% डिक्लाइन आया है स्टील में. यस, एंड रिफाइनरी में भी डिक्लाइन आया है. यस, नेचुरल गैस में डिक्लाइन आया है. नाउ सीमेंट में भी डिक्लाइन है. एवरी सेक्टर इज डिक्लाइनिंग एक्सेप्ट क्रूड ऑयल. क्रूड ऑयल में पॉजिटिव है 4%. क्रूड ऑयल में इट्स पॉजिटिव. Do remember this point. So the production has slumped to minus 6.5%. Already we have seen how the performance was going bad. It is expected that in the meantime, in the coming time, the performance will go more bad. So India needs to be prepared for that. Certainly COVID का effect ये होना ही था. So आपके लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कितना कॉन्ट्रैक्ट किया है. आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि IIP में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती हैं, कोर इंडस्ट्रीज का वेटेज कितना है, और कोर इंडस्ट्रीज का जो नाम है इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, रिफाइनरी, इनका ऑर्डर क्या है. सबसे ज़्यादा वेटेज किसका होता है? सबसे ज़्यादा वेटेज इसमें रिफाइनरी का होता है. सेकंड नंबर पे किसका वेटेज होता है? सेकंड नंबर पे वी हैव
this one. Yes. In second number we have steel. Third number we have electricity. Do remember this order of the various industries in IIP. So that's all for today. I hope आपने कुछ सीखा हो इस डिबेट से. मैं काम करूँगा, मैं इस PDF को का लिंक शेयर कर दूंगा. आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा. एंड thank you so much for watching this video. We'll meet again in the next news analysis. Till then, goodbye. Take care.